संबंध एवं फलन प्रश्नावली में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला टॉपिक कार्तीय गुणन, दूसरा टॉपिक है संबंध। इन दो टॉपिकों को हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक है फलन। तो देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने कार्तीय गुणन पढ़ा, फिर कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को कहा जाता है संबंध। अब संबंधों में से ही किसी संबंध को कहा जाता है फलन। कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को कहा जाता है संबंध और संबंधों में से ही किसी संबंध को कहा जाता है फलन। अब वो किस प्रकार के संबंधों को फलन कहा जाता है वो अब हम समझते हैं। तो देखो, एक संबंध आर है और ये संबंध आर अक्ष से वाई में है। संबंध आर कहाँ से कहाँ है? संबंध आर अक्ष से वाई में है। अब इस संबंध आर को फलन कहेंगे। इस संबंध आर को फलन कहेंगे यदि ये संबंध आर इन निम्न दो बातों की पालना करता हो। पहली बात क्या है? अक्ष के सभी अवयवों से तीर निकले। पहली बात क्या है? अक्ष के सभी अवयवों से तीर निकले। दूसरी बात, अक्ष के एक अवयव से एक ही तीर निकले। ये जो अक्ष समुच्चय, इस समुच्चय के सभी अवयवों से तीर निकलना चाहिए और एक अवयव से एक ही तीर निकलना चाहिए। यदि ये संबंध आर इन दो बातों की पालना करता है तब तो इस संबंध आर को कहेंगे फलन, अन्यथा संबंध आर को फलन नहीं कहेंगे। अब देखो, इन बातों को हम इस उदाहरण पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने दो समुच्चय लिखे, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय है बी। ए में अवयव है 1, 2, 3, 4। बी में अवयव है ए, बी, सी, डी। अब ए से बी में यहाँ पर मैंने 4 संबंध लिख दिए। ए से बी में देखो, टोटल संबंधों की संख्या कितनी होगी? टोटल संबंधों की तो संख्या होगी 2 की घात 16। अब इन 2 की घात 16 संबंधों में से हमने यहाँ पर 4 संबंध लिख लिए। अब ये जो 4 संबंध लिखे हैं, इनमें से कौन सा संबंध फलन है और कौन सा संबंध फलन नहीं है वो अब हम चेक करेंगे। तो हम संबंध R1 की बात करें तो इस संबंध R1 को हम फलन कब कहेंगे? इस संबंध R को फलन हम तब कहेंगे। पहले तो ये देखो कि ये जो संबंध R1 है, ये संबंध R1 कहाँ से कहाँ है? तो ये संबंध R1 A से B में। कहाँ से कहाँ है? A से B में। इस संबंध R1 को हम फलन कहेंगे यदि इस A के, पहली बात, इस A के सभी अवयवों से तीर निकले। दूसरी बात, एक अवयव से एक ही तीर निकले। तो यहाँ पर देखो, ये जो समुच्चय A लिखा हुआ है, इस समुच्चय A के सभी अवयवों से तीर नहीं निकल रहा। इस अवयव से देखो 4 अवयव से तीर नहीं निकल रहा, तो ए के सभी अवयव से यहाँ पर तीर नहीं निकल रहा। तो ये पहली बात की यहाँ पर पालना नहीं कर रहा है। तो पालना नहीं कर रहा है तब हम इस संबंध R1 को फलन नहीं कहेंगे। तो हम लिखेंगे R1 फलन नहीं है। अब देखो, संबंध R2 को देखो, तो R2 भी ए से बी में है। R2 को फलन कब कहेंगे? जब इस ए के सभी अवयव से तीर निकले और एक अवयव से एक ही तीर निकले। ठीक है। अब देखो, ए के सभी अवयव से तो तीर निकल रहा है, लेकिन इस 3 से 2 तीर निकल गए। सभी अवयव से तीर निकल रहे हैं, पहली बात की पालना कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 ए का जो अवयव है, इस अवयव से 2 तीर निकल गए। दूसरी बात क्या कह रही है कि एक अवयव से एक ही तीर निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अवयव से कितने तीर निकल गए? 2 तीर निकल गए। इसका मतलब इस दूसरी बात की यहाँ पर पालना नहीं हो रही है। तो इस बात की पालना नहीं हो रही है तो हम कहेंगे R2 फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे R2 फलन नहीं है। अब देखो, संबंध R3 देखो, तो यहाँ पर देखो, इस ए के सभी अवयवों से तीर निकल रहा है, साथ में ही एक अवयव से एक एक ही तीर निकल रहा है। ये जो संबंध R3 है, इस संबंध R3 में इस समुच्चय A के सभी अवयवों से तीर निकल रहा है और एक अवयव से एक ही तीर निकल रहा है। यहाँ से भी एक ही निकल रहा है, यहाँ से भी एक ही निकल रहा है, यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक।
इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही बातों की पालना हो रही है, इस बात की भी पालना हो रही है और इस बात की भी पालना हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो संबंध R3 है, ये संबंध R3 एक फलन है। संबंध R3 क्या है? एक फलन है। संबंध R4 की बात करते हैं तो संबंध R4 में देखो, इस समुच्चय एक के सभी अवयवों से तीर निकल रहा है और साथ में ही एक अवयव से एक ही तीर निकल रहा है। इसका मतलब संबंध R4 एक फलन है। तो यहाँ पर देखो R3 और R4 ये दोनों संबंध फलन है और यहाँ पर संबंध R1 और R2 फलन नहीं है। R1 की बात करें तो R1 फलन क्यों नहीं है? तो फलन इसलिए नहीं है कि ये जो अवयव 4 है, इस 4 से तीर नहीं निकल रहा, इस कारण से ये संबंध R फलन नहीं है। R2 फलन क्यों नहीं है? तो R2 फलन इस कारण से नहीं है कि ये जो 3 है, इस 3 से 2 तीर निकल गए, इस कारण R2 एक फलन नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम संबंध में इस प्रकार भी पढ़ते हैं, एक से तीर निकल रहा है तो हम कहते हैं एक ए से संबंधित है, 2 बी से संबंधित है, 3 सी से संबंधित है। तो इस प्रकार हम संबंधित शब्द का प्रयोग करके भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो बात लिखी है, इस बात को हम संबंधित शब्द का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। अब वो किस प्रकार लिखेंगे वो देखो, तो यहाँ पर देखो ये संबंध R3 फलन है तो एक ए से संबंधित है, 2 ए से संबंधित है, 3 बी से संबंधित है, 4 डी से संबंधित। तो यहाँ पर देखो इस साइड के जितने भी अवयव हैं वो किसी ना किसी अवयव से संबंधित है। इस साइड जितने भी अवयव हैं वो सभी के सभी इस साइड वाले अवयवों से संबंधित है और एक अवयव एक ही से संबंधित है। ये एक अवयव कितनों से संबंधित है? 1 से। 2 भी कितने अवयवों से संबंधित है? 1 से। 3 भी कितने अवयवों से संबंधित है? 1 से। 4 भी कितने अवयवों से संबंधित है? 1 से। तो यहाँ पर हम संबंधित शब्द का प्रयोग करके भी इस परिभाषा को लिख सकते हैं। तो संबंधित शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ये परिभाषा क्या बन जाएगी? अक्ष के सभी अवयव y के किसी ना किसी अवयव से संबंधित हो। अक्ष के सभी अवयव y के किसी ना किसी अवयव से संबंधित हो। और ये बात क्या बन जाएगी? अक्ष का एक अवयव y के एक अवयव से संबंधित हो। ये जो दूसरी बात है वो क्या बन जाएगी? अक्ष का एक अवयव y के एक अवयव से संबंधित हो। इस साइड का एक अवयव इस साइड के एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए, तब ये संबंध R क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। जिस प्रकार संबंध में प्रांत, परिसर और सहप्रांत होता है, उसी प्रकार फलन में भी प्रांत, परिसर और सहप्रांत होता है। तो इन तीनों की परिभाषाओं को हमने संबंध में लिख लिया है। अब हम इनकी परिभाषाओं को फिर से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो संबंध R3 है, ये संबंध R3 यहाँ पर फलन है। R3 क्या है? फलन। तो यहाँ पर हम सहप्रांत की बात करें, फलन F के सहप्रांत की बात करें तो फलन देखो कहाँ से कहाँ है? फलन A से B में है। फलन कहाँ से कहाँ है? A से B में। तो इस B समुच्चय को तो कहा जाता है सहप्रांत। और F का प्रांत क्या होगा? तो तीर आलेख में प्रांत की जो परिभाषा लिखवाई हुई है वो परिभाषा क्या है कि जिन जिन अवयवों से तीर निकलता है उन अवयवों का समुच्चय कहलाता है प्रांत। अब देखो यहाँ पर तो सभी अवयवों से तीर निकलेगा, यहाँ पर फलन में तो क्या होगा? सभी अवयवों से तीर निकलेगा। तो सभी अवयवों से तीर निकलेगा तो हम सभी अवयवों का समुच्चय बनाएंगे। सभी अवयवों का समुच्चय बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? समुच्चय A ही मिल जाएगा। इसका मतलब प्रांत क्या हो गया? प्रांत हो गया समुच्चय A। और परिसर क्या हो जाएगा? तो परिसर में अवयव आएंगे, देखो कौन कौन से आएंगे? जिन अवयवों पर तीर पहुंचता है या जिन अवयवों पर तीर आता है उन अवयवों का समुच्चय कहलाता है परिसर। तो किन किन अवयवों पर आ रहे हैं? A पर, B पर, D पर, इनका समुच्चय कहलाएगा परिसर। A, B, D।
ये हो गया परिसर। और परिसर किसका उपसमुच्चय होता है? परिसर समुच्चय बी का उपसमुच्चय होता है। या बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सह प्रांत भी लिख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। अब देखो ये जो प्रांत है, प्रांत में अवयव क्या क्या है? प्रांत में अवयव हैं 1, 2, 3, 4। इन प्रांत के अवयवों को तो दर्शाया जाता है अक्ष के द्वारा। प्रांत के अवयवों को तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अक्ष के द्वारा। और परिसर के अवयवों को दर्शाया जाता है वाई के द्वारा। इस अक्ष को कहा जाता है, अक्ष को तो कहा जाता है स्वतंत्र चर, अक्ष को तो कहा जाता है स्वतंत्र चर, और वाई को कहा जाता है आश्रित चर। वाई को क्या कहा जाता है? आश्रित चर। प्रांत के जो अवयव हैं, इन अवयवों को सामान्यतः किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अक्ष के द्वारा। और अक्ष को कहा जाता है स्वतंत्र चर। और परिसर के अवयवों को दर्शाया जाता है वाई के द्वारा, और वाई को कहते हैं आश्रित चर। तो ये दो बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। अभी जो बातें हमने समझी है उन्हीं बातों को यहाँ पर मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देखो फलन की परिभाषा लिखी है, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय, मतलब ए और बी जो दो समुच्चय हैं वो अरिक्त है, मतलब वो खाली नहीं है। ए से बी में संबंध आर है, तब संबंध आर को फलन कहेंगे यदि ए के सभी अवयवों से तीर निकले। दूसरी बात, ए के एक अवयव से एक ही तीर निकले, तब संबंध आर को क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। या संबंधित शब्द का प्रयोग करके लिखना चाहिए, तब हम किस प्रकार लिखेंगे इन दो बातों को? तो पहली बात को लिखेंगे ए का प्रत्येक अवयव संबंधित हो। दूसरी बात क्या होगी? ए का एक अवयव बी के एक ही अवयव से संबंधित हो। तो संबंधित शब्द का प्रयोग करके इन्हीं दो बातों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। साथ में ही प्रांत के अवयवों को दर्शाया जाता है अक्ष के द्वारा, और परिसर के अवयवों को दर्शाया जाता है वाई के द्वारा। अक्ष को कहते हैं स्वतंत्र चर और वाई को कहते हैं आश्रित चर। ए से बी में हमने 4 संबंध देखे। उन्हीं 4 संबंधों में से जो संबंध R3 है, उस संबंध R3 को यहाँ पर हमने रोस्ट रूप में लिख लिया। अब देखो संबंध R3 फलन है। R3 किसके बराबर है? फलन के बराबर है। तो यहाँ पर हम R3 की जगह लिख लेंगे F। यहाँ पर हम R3 की जगह क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। अब देखो कर्मित युग्म 1, A किसका अवयव है? F का अवयव है। कर्मित युग्म 2, A किसका अवयव है? F का अवयव है। इसी प्रकार कर्मित युग्म 3, B F का अवयव है। कर्मित युग्म 4, D F का अवयव है। अब देखो यहाँ पर जो बातें लिखी हैं, इन बातों को लिखने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है? वो देखो, कर्मित युग्म 1, A F का अवयव है। इसको देखो इस प्रकार लिखते हैं F 1 बराबर A। कर्मित युग्म 2, A F का अवयव है। इसको इस प्रकार लिखते हैं F 2 बराबर A। कर्मित युग्म 3, B F का अवयव है। इसको इस प्रकार लिखेंगे F 3 बराबर B। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे F 4 बराबर D। तो कर्मित युग्म 1, A F का अवयव है, इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो इस प्रकार है। अब देखो यहाँ पर हम इस कोष्टक के अंदर की बात करें, F के आगे जो कोष्टक लगाया हुआ है, इस कोष्टक के अंदर जो आ रहा है वो देखो इन कर्मित युग्मों का प्रथम घटक आ रहा है, मतलब प्रांत के अवयव आ रहे। और प्रांत के अवयवों को किसके द्वारा दर्शाते हैं? अक्ष के द्वारा। तो प्रांत के अवयवों को दर्शाते हैं अक्ष के द्वारा। फिर आगे है बराबर का चिन्ह। बराबर के आगे देखो क्या आ रहा है? बराबर के आगे आ रहा है द्वितीय घटक। बराबर के आगे क्या आ रहा है? द्वितीय घटक। और द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है उसे कहते हैं परिसर। और परिसर के अवयवों को किसके द्वारा दर्शाते हैं? वाई के द्वारा। तो Fx बराबर क्या होता है? y होता है। Fx बराबर क्या होता है? y। अब देखो इन बातों को लिखने का ये तरीका है। अब इस बात को पढ़ने के 3 तरीके हैं। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इनको पढ़ने के टोटल 3 तरीके हैं। पहले तरीके की हम बात करें तो पहला जो तरीका है उसमें इसको इस प्रकार पढ़ा जाएगा, 1 का फलन
एफ के अंतर्गत, फलन एफ के अंतर्गत एक का प्रतिबिंब ए है। इसको पढ़ा जाएगा फलन एफ के अंतर्गत 2 का प्रतिबिंब ए है। इसको पढ़ा जाएगा फलन एफ के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब बी है। इसको पढ़ेंगे फलन एफ के अंतर्गत 4 का प्रतिबिंब डी है। तो ये तो हुआ इसको पढ़ने का पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा जो तरीका है उसमें इस प्रकार पढ़ा जाएगा एफ के अंतर्गत, फलन एफ के अंतर्गत, फलन एफ के अंतर्गत एक का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। एक का पूर्व प्रतिबिंब, इसमें देखो क्या शब्द आ गया, इसमें आ गया पूर्व प्रतिबिंब शब्द। पूर्व प्रतिबिंब कितना है? 1 है। फलन एफ के अंतर्गत एक का पूर्व प्रतिबिंब 2 है। एक का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? 2 है। फलन एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब 3 है। बी का पूर्व प्रतिबिंब कितना है? 3 है। फलन एफ के अंतर्गत डी का पूर्व प्रतिबिंब 4 है। डी का पूर्व प्रतिबिंब कितना है? 4 है। ये हुआ इसको पढ़ने का दूसरा तरीका। अब हम बात करते हैं इसको पढ़ने का जो तीसरा तरीका है, उस तरीके की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे इसकी बात करें, f1 बराबर a लिखा हुआ है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? देखो यहाँ पर देखो अक्स की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसको पढ़ेंगे अक्स बराबर 1 पर। इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर देखो कोष्टक के अंदर अक्स की जगह क्या है? 1। तो इसको लिखेंगे अक्स बराबर 1 पर फलन f का मान a है। अक्स बराबर 1 पर फलन f का मान a है। इसको पढ़ेंगे अक्स बराबर 2 पर फलन f का मान a है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अक्स बराबर 3 पर फलन f का मान b है। इसको पढ़ेंगे हम अक्स बराबर 4 पर फलन का मान d है। ये हुआ इसको पढ़ने का तीसरा तरीका। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। पहला तरीका, फलन f के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब a है। दूसरा तरीका, फलन f के अंतर्गत 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। तीसरा तरीका, अक्स बराबर 1 पर फलन का मान a है। इस प्रकार इसको 3 तरीके से पढ़ा जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो संबंध R3 था, ये संबंध R3 A से B में है। तो हम इस प्रकार संकेत के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। अब R3 यहाँ पर क्या है? फलन है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे f A से B में है। फलन f कहाँ से कहाँ है? A से B में। तो इस प्रकार लिखने का जो तरीका है, इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक रूप। इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक रूप। मतलब यहाँ पर प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके हमने इस बात को लिखा है। कौन सी बात को? फलन f A से B में। इस बात को हमने इस प्रकार प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके लिखा। आज की क्लास में हमने सबसे पहले फलन की परिभाषा देखी, मतलब किस प्रकार के संबंध को फलन कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि फलन का कोई अवयव है, उसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, और उस तरीके को पढ़ने के कितने तरीके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।